तो हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो यूपी बोर्ड शिक्षा शास्त्र 12वीं का पेपर 2024 का ये हुआ है, इस पेपर को आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से आपने अटेम्प्ट किया। और मैंने इस पेपर को देखा, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है और जो भी हमने अपने चैनल पर कवर किया था, बताया था बच्चों को, सेम वही क्वेश्चन आए हुए हैं। इतना अच्छे क्वेश्चन। ये पेपर कोड 327 GN है यूपी। देखें यहाँ पर जो हमने विकल्प लगाया वो सत्य है। कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? वो है साहचर्य स्थानांतरण का जो नियम है, अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं होता। बाकी तत्परता और अभ्यास और प्रभाव का नियम तो अधिगम में शामिल ही होता है। ये प्रश्न हमने बताया था आपको, ये प्रश्न। और जो हमने प्रीवियस पेपर 2017 का बताया था शिक्षा शास्त्र का सेकंड पेपर, और उसी का एकदम हूबहू आया हुआ प्रश्न, कई प्रश्न इसमें मैच कर रहे हैं। देखिए ये 2017 का जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, आपको बताया था, आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं। देखिए एकदम सेम प्रश्न। आप देखिए, निम्न में कौन अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? आप समझ रहे हैं कि एकदम सेम वही प्रश्न है। यहाँ थोड़ा सा अनुप्रयोग का नियम दिया है। यहाँ पे देखिए साहचर्य स्थानांतरण का नियम मैंने है वही। अब दूसरा देखिए, कोई जन्मजात प्रेरक नहीं है। अब देख रहे हैं ना, भूख, प्यास, नींद, आत्मसम्मान। अब ये देखिए, कोई जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो बहुत क्वेश्चन जो हमने बताया था चैनल पर लगभग सेम आ रहे हैं। तो ये जो ब का है, ये आत्मसम्मान है। अब इसमें आगे देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन जी हैं। इसके बाद ये देखिए, निम्न में कौन वैदिक शिक्षा की प्रमुख संस्था है? गुरुकुल। गुरुकुल जो है वैदिक शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं मानी जाती थी। अब देखिए ये प्रश्न दूसरा आया है, रुचि के किसी एक स्रोत का नाम लिखिए। तो रुचि के जो स्रोत हैं, अर्जित स्रोत होते हैं और प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं। यह भी हमने देखिए बताया था। देखिए यहाँ पे आया हुआ है, जो पेपर में हमने कवर किया था, बताया था 2017 के। देखिए यहाँ रुचि के 2 स्रोत यहाँ पे आया था, उसमें एक स्रोत आया हुआ है। अब ये प्रश्न देखिए, बच्चे का कान उमेठना किस प्रकार का दंड है? ये शारीरिक दंड है। अब ये देखिए 2017 का जो हमने बताया था, कान उमेठना, चाटा मारना, ये शारीरिक दंड के अंतर्गत आता है। सेम क्वेश्चन दिया है। प्रश्न 4 देखिए, ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि किस प्रकार के छात्रों की शिक्षा के लिए सहायक होती है? जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, नेत्रहीन बच्चे होते हैं, ये ब्रेन लिपि उनके लिए सहायक होती है। और ये 5वां देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो गीतांजलि पुस्तक था जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 6वां देखिए, द माउंट दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये क्लिफोर्ड बियर थे। क्लिफर्ड बियर जी थे। ये भी 2017 में आया था, हमने अपने चैनल पर बताया था अभी। ये देखिए यहाँ, ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, अधिकांश क्वेश्चन। 7वां प्रश्न, जनसंख्या शिक्षा की 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए जनसंख्या शिक्षा की बहुत सी समस्याएं हैं। पहले तो ये शिक्षकों में जागरूकता का जो है अभाव है, उतना जागरूक है नहीं, और जनसंख्या शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है अन्य विषयों के अपेक्षाकृत। और इसमें जो है पर्याप्त जो है लिखित साहित्य का भी अभाव होता है जनसंख्या शिक्षा में। अगला देखिए, बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना था। कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको बना करके भी आप लिख सकते हैं। ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सदियों से बालिकाओं की शिक्षा को उपेक्षित किया जाता है, और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी हो गया कि बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, बालिकाओं की क्षमताओं को निखारा जाए और उनकी कला को तराशा जाए, उनको सक्षम बनाया जाए समाज में। और वहीं जो है घर परिवार और समाज के अच्छे संचालक होती हैं, और तमाम जो पुरातन कुरीतियाँ रही हैं उनको दूर किया जाए। आज यही कारण है कि बालिका शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, और 2-2 कुल की ये बेटियां जो हैं संभालने का भी कार्य करती हैं। देखिए जल प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो तमाम प्रकार के वही मल, कूड़ा, कचरा, जब मलमूत्र इत्यादि जब सीधे जल में जाते हैं तो जल को प्रदूषित कर देते हैं, और जल प्रदूषण के तमाम कारण हैं। वही मल, कूड़ा, कचरा, तमाम चीज़ों को ले जा करके नदियों में फेंक देना, कीटनाशक, हानिकारक पदार्थों का फसलों से बह बह करके जाना, ये बहुत से कारण है। इसको आप लिख सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण। प्रश्न 10 देखिए, उपलब्धि परीक्षण की 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालना था। 2 विशेषताएं देखिए, आज समाज में टीचरों का अभाव है, विद्यालय में अच्छे टीचर का अभाव है, तो अच्छे योग्य टीचर की ज़रूरत है, जिससे कि जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता और क्षमताओं को बेहतर बनाया जा सके।
और ये उपलब्धि परीक्षण क्या करता है, एक कठिनाइयों का पता लगाता है, जो शिक्षार्थी हैं उनके कठिनाइयों का पता लगाता है, बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाया जाता है और छात्रों का को आंतरिक प्रेरणा दिया जाता है, उनके अध्ययन में सहायता प्रदान की जाती है, उनकी क्षमताओं का पता लगाया जाता है। तो इसके लिए तमाम परीक्षण भी किए जाते हैं, मौखिक परीक्षण है, क्रियात्मक परीक्षण है, बौद्धिक परीक्षण किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा, मानसिक रूप से स्वस्थ की व्यक्ति की किन्हीं 4 विशेषताओं का जिक्र करना था। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ, इसमें अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य तभी होगा जब अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होगा। फिर निश्चय एवं सकारात्मक जीवन लक्ष्य होना चाहिए, जीवन लक्षण होना चाहिए। फिर आत्म मूल्यांकन एवं आत्म स्वीकृति होनी चाहिए। फिर संतोषजनक एवं परस्पर संबंध होना चाहिए। अगला देखिए, शैक्षिक निर्देशन के महत्व पूछ रहा है। तो शैक्षिक निर्देशन जो होता है ना, ये छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का योग्यताओं और जो क्षमताएं हैं उनको तराशा जाता है, तराश करके उनमें तमाम प्रकार की काबिलियत और ज्ञान भरा जाता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। और जो विद्यालय में तमाम प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पे, तो ये क्या करती है कि बच्चों को लक्ष्य के अनुरूप उनका पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के चयन में उन्हें निर्देशन में सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ उनको समायोजन में भी सहायता मिलती है और तमाम प्रकार के जो उनके तनाव होते हैं, पारिवारिक तनाव, उसको भी दूर किया जाता है। क्वेश्चन 13 देखिए, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बताना है। देखिए, थर्नाडाइक ने बताया था सीखने के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में, उन्होंने बताया था कि ये जो प्रभाव और परिणाम होता है उसका रूल उन्होंने बताया था। उसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि किसी भी उद्दीपन या अभिप्रेरणा के प्रति प्रतिक्रिया करने पर कर्ता को जो संतोष या असंतोष प्राप्त होती है वह क्या करता है, सीखने में प्रभावित करता है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। यदि यह प्रभाव संतोषजनक प्राप्त हुआ है तो कर्ता इसे सरलता से सीख लेता है, किंतु यदि यही प्रभाव असंतोषजनक हुआ तो थोड़ा सा दुखदायी होता है, तो सीखने में असहजता तो उत्पन्न होती है। फिर आगे उन्होंने बताया था अभ्यास का नियम, अभ्यास को बताया था कि किसी भी सीख में यदि अभ्यास करते हैं, बार बार असफल होते हैं, फिर अभ्यास करते हैं तो इससे भी सीख मिलती जाती है। फिर तत्परता के नियम को भी उन्होंने अच्छे से बताया था। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में आने वाली समस्याओं पर विवेचना करना था। और इसमें देखिए, विवेचना के अंतर्गत क्या करेंगे कि जो पहले प्राचीन काल में या अभी भी बहुत क्षेत्रों में विद्यालय की जो कंडीशन है बहुत ही दयनीय होती है। फिर दोषयुक्त पाठ्यक्रम की भी समस्या बनी हुई है इसमें, फिर दोषयुक्त शिक्षा प्रशासन की भी समस्या है, भौगोलिक तथा आर्थिक समस्याएं भी रहती हैं, भाषा की समस्या रहती है, शिक्षकों का जो पर्याप्त अभाव है यह भी समस्या है, फिर सामाजिक चेतना का भी अभाव होता है, सब तमाम समस्याएं आती हैं। अब प्रश्न संख्या देखिए 15 है। 15 है, एनी बेसेंट द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने कार्य किया था बहुत सराहनीय था। उन्होंने शिक्षा और धर्म में समन्वय बताया, फिर शिक्षा एवं संस्कृति में संबंध बताया, शिक्षा को सार्वजनिक बनाने पर जोर दिया, फिर शिक्षा एवं यथार्थ जीवन से संबंध बताया, सेंट्रल हिंदू काशी विद्यालय की स्थापना भी उन्होंने की। तो ये सब तमाम कार्य अपनाए गए शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट के द्वारा। अब देखिए, प्रश्न अगला आया है। प्रश्न ये है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है। तो देखिए, गुरुकुल में क्या होता था कि गुरु के यहाँ जो बच्चे होते थे उन्हीं के यहाँ जाते थे, ठहरते थे और 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करते थे। और गुरु की सेवा बहुत ही महत्व था उस वक्त। गुरु की सेवा करना, ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना। फिर अगला होता था कि जीवन के एकमात्र उद्देश्य जीवन में काम आने वाली शिक्षा लेना था, शिक्षा। फिर विद्या ग्रहण करने में कठोर अनुशासन का पालन उस वक्त किया जाता था, माता पिता से कोई संपर्क नहीं रहता था, यही खासियत थी खास करके। और गुरुकुल प्रथा में गुरु शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के जैसा होता था उस वक्त। प्रश्न 17 देखिए, ये है शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता की विवेचना करना। शिक्षा में बुद्धि परीक्षण, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं का विशेष उपयोगिता है। बुद्धि परीक्षण, भाई जो बालक है क्या सीख रहा है, उसकी क्या कौशल दिया जा रहा है,
उसी को टारगेट करके शिक्षा दिया जा रहा है आज के युग में। तो इसकी उपयुक्तता तमाम तरह से सार्थक हुई है। छात्रों के चयन में सहायता प्राप्त करती है, जो बुद्धि परीक्षण हो रहा है। बालकों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में सहायता दिया जाता है। विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान पता चलता है। फिर अध्यापक के कार्य की भी जांच पता चलता है। भाई टीचर ने जो पढ़ाया, छात्र कितना लिखा, एक टीचर की योग्यता को भी दर्शा रहा है कहीं न कहीं। एक छात्र की प्रगति टीचर की प्रगति होती है। तो ये चीज़ होती है। कर्मचारियों के चुनाव में भी उपयोगिता होती है। फिर छात्रवृत्ति देने के निर्णय में भी सहायता मिलती है। ये तमाम बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। प्रश्न देखिए 18 है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। पाठ्यक्रम संबंधी जो विचार थे मालवीय जी का ये मत था कि पाठ्यक्रम का आधार व्यक्ति, समाज हो चाहे देश हो, सबकी माने आवश्यकता होती है। मालवीय जी ने ये जो संस्कृति है और ये धर्म है, इसको बहुत आगे लेकर के आए थे। उन्होंने इस पर बल दिया था। भाई उन्होंने बल दिया था कि धर्म की शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से विषय बनाया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कलात्मक विषयों को भी स्वीकार किया था। उनका कहना था कि अंग्रेजी या किसी विदेशी भाषा का अध्ययन तभी करना चाहिए जबकि उससे भारतीय साहित्य, विज्ञान एवं भाषा के अध्ययन में सहायता मिले, तब आप करिए उन भाषाओं को। तो उन्होंने विद्यार्थियों के जीविकोपार्जन पर भी बल दिया था कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दिया जाए जिससे उनके जीविकोपार्जन की समस्या का हल हो सके। जैसे चिकित्सा, कानून, अध्यापन आदि संबंधी चीज़ों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। और इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे पाठ्यक्रम भी उन्होंने अपने क्षेत्र में शामिल किया था। इधर देखिए आगे प्रश्न आया है विस्तृत उत्तरी में कि प्रेरणा का अर्थ बताइए और सीखने में प्रेरणा के महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए प्रेरणा, लावेल जी ने बताया था कि किसी भी आवश्यकता के द्वारा, जो प्रेरणा है किसी आवश्यकता के द्वारा ही प्रारंभ होती है। और जहाँ आवश्यकता होगी वहीं कार्य होंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह क्रिया को जन्म देती है। यह क्या करती है? क्रिया को जन्म देती है, जिसके द्वारा उस आवश्यकता की पूर्ति किया जाता है। तो प्रेरणा से आवश्यकताएं आती है और आवश्यकताएं से कार्य करने होते हैं, और जो हमारे लक्ष्य होते हैं उस कार्य से अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। अब इसमें दिया है कि सीखने में प्रेरणा के महत्व, तो यह सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रखती है। फिर सीखने के नियमों में प्रेरक की तरह कार्य करती है। ज्ञानार्जन में भी सहायक होती है। लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक होती है जो प्रेरणा है। ऑप्शनल क्वेश्चन ये दिया, रुचि से क्या समझते हैं और रुचि उत्पन्न करने के लिए तमाम प्रकार के जो उपाय हैं उसका सुझाव दीजिए। देखिए रुचि क्या होती है? रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। और रुचि उत्पन्न, जैसे जो छात्र हैं उनमें रुचि कैसे उत्पन्न किया जाए, रुचि उत्पन्न करने के उपाय या विधियाँ क्या होनी चाहिए। तो पाठ में नवीनता और रोचकता, जो पाठ हम बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें रोचकता हो तभी बच्चे रुचि से पढ़ेंगे, और नई चीज हो। छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता पर भी ध्यान दिया जाए। विभिन्न जो शिक्षण विधियां एवं तकनीकी है उसका प्रयोग करें, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे और प्रेरित होंगे और रुचि उत्पन्न होगी। पाठ के उद्देश्यों की भी जानकारी दिया जाए। दृश्य, श्रव्य और शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग हो, और जो विभिन्न प्रकार के प्रेरक आए हैं उनका भी प्रयोग करें। मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनको भी ध्यान में रख करके बच्चों को जागृत करें। ये सब तमाम चीज़ें होती। खेल कूदों का माने प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी विषय वस्तु, जो भी हम विषय वस्तु पर पढ़ा रहे हैं उसको सरल और रोचक बना करके स्टडी करवाएं। आगे प्रश्न देखिए दिया है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मनुष्य की क्रियाशीलता का आधार मन है। मानसिक माने मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ है तो आप अच्छे कार्य करेंगे। सारी क्रियाएं, आपका क्रियाकलाप ही अच्छा होगा यदि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मन स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आंतरिक स्वास्थ्य, आंतरिक वातावरण, ये अब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। शारीरिक कारक है, वंशानुगत कारण भी है, पारिवारिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी होता है। इसके बाद विद्यालयी कारण भी होते हैं तमाम, और सामाजिक वातावरण भी प्रभाव डालता है, आकस्मिक कारण भी होते हैं। ऑप्शनल और लास्ट ये पूछा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को पूछा है।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को ये पूछ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को परिभाषित करिए, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो है यह व्यक्तित्व के संतुलित विकास से संबंधित होता है, क्योंकि एक संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की ही मन स्वस्थ रह सकता है। संतुलित व्यक्तित्व की बात इसमें होती है। और मानसिक स्वास्थ्य को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हो, व्यक्ति के मानसिक रोगों की रोकथाम हो, और व्यक्ति के मानसिक रोगों का प्रारंभिक उपचार किया जाना चाहिए। अब इसमें ये पूछ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के महत्व की विवेचना पूछ रहा है। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में क्या होता है, संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है, फिर सुसमयोजित जीवन पर चर्चा होती है, फिर पारिवारिक वातावरण का स्वास्थ्य बनना जरूरी है, शिशुओं का उचित पोषण होना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और उपचारात्मक महत्व होना चाहिए। सो वेरी वेरी थैंक्स।